रिस्पेक्ट, हिंदी में इज्जत। मैं जिस घर में भी शादी करूं या जो लड़का है, मैं किसी भी लड़की से शादी करूं, वो मेरी रिस्पेक्ट जरूर करे। तो कोई भी ऐसी बात है हम म्यूचुअली डिस्कस कर रहे हैं, जब एक दूसरे को जरूरत है उसके लिए खड़े हो, उस इंसान की बातें मेरे लिए मायने रखें और मेरे वर्ड्स उसके लिए मायने रखें, तो इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत कीमती समझते हैं, वैल्यू करते हैं, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, और कोई कुछ बोलता है तो उसको सिंपली इग्नोर करने की बजाय उस इंसान को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो शादियां है ना, उसमें जो ये रिस्पेक्ट वर्ड है ये मिसिंग होता है। और ये नहीं है कि वुमेन ही को ही डिसरिस्पेक्ट मिलती है, जो औरतें हैं उन्हीं को सारी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। कितने सारे घर हैं, चाहे आप शहरों का एग्जाम्पल ले लो, गाँव का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पर जो मेन है, आदमी है, वो भी बहुत सहन करते हैं। तो चाहे वो ये इसलिए सहन करते हैं कि समाज क्या बोलेगा, शादी टूट गई तो क्या होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी, या बच्चे हो गए अब तो चलो टॉलरेट कर लो, या थोड़ी सी तो उम्र बची है निकाल लो, जैसे तैसे कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन ये ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान डाइजेस्ट तो कर जाता है, लेकिन अंदर उसके हमेशा रहता है कि यार मुझे भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस शादी के अंदर। तो ये मेन विमेन दोनों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में बात करने वाली हूँ। अगर आप भी सेंसिटिव है अपनी रिस्पेक्ट को लेकर, या आपको लगता है कि यार मैं इस घर में रह तो रही हूँ, मैं इस रिश्ते में रह तो रहा हूँ, लेकिन मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे से तो ये बात भी नहीं करती है किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले, या मेरे जो ओपिनियन है उसको तो ये वैल्यू ही नहीं करता है, या कुछ समझता ही नहीं है। घर के इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो तो मेरे से बताए ही नहीं जाते, मेरे से पूछे ही नहीं जाते, या मेरे से डिस्कस नहीं किए जाते। तो कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जो कि आप डायरेक्टली जोड़ लेते हो अपनी रिस्पेक्ट के साथ। तो सबसे पहले जो रिस्पेक्ट है ना, वो हमेशा जैसे आप शादी करते हो उस स्टेज से लेकर जब तक आप उस इंसान के साथ हो तब तक सेम नहीं रहती है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आपको अपने रिस्पेक्ट को छोड़ना भी पड़ेगा। तो ये वीडियो उस हर इंसान के लिए है जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है रिस्पेक्ट को लेकर कि मेरी रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए शादी के अंदर, या वो इंसान जो किसी से शादी करने वाला है लेकिन उसको लगता है यार ये इस इंसान में ये प्रॉब्लम है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस हर इंसान के लिए है जो अभी शादी करने वाला है लेकिन सोच रहा है कि अगला इंसान कैसा हो या मुझे कैसा चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बात करूंगी। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो वर्ड है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट, ये बहुत ब्यूटीफुली वहां पर इग्नोर हो जाता है या चीजें दब जाती है जहां पर जो लाइफ पार्टनर है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, वो बहुत अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस होते हैं कि समाज में रिश्ता टूट गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसे क्या होगा, चार बातें बनेंगी, मेरा आगे क्या होगा। या फिर फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत ज्यादा वीक है, एक पक्ष है जो जिसको लगता है कि यार मैं तो कुछ कमा नहीं सकती, या मेरे पास तो जॉब नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये जो रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड है ये आराम से दब जाता है, इसके बिना भी रिश्ते चलते रहते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि बच्चे हो गए हैं, आप बहुत इमोशनल हो अपने बच्चों को लेकर, आपको लगता है नहीं यार इसके फादर का होना बहुत जरूरी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई मदर चली गई तो मैं अकेले बच्चे को कैसे संभालूंगा, तो उस केस में भी आप अपनी रिस्पेक्ट को गिव अप करना पसंद करते हो। पसंद का मतलब ये नहीं है कि आप खुश रहते हो उस चीज से, आप मतलब सेक्रीफाइस कर देते हो कि ठीक है यार इज्जत नहीं करती कोई नहीं, जैसे तैसे निभा लेते हैं, शादी निकाल लेते हैं, हो जाएगा। अब देखो, शादी जैसे आप करते हो ना, उसमें अलग अलग स्टेजेस आती है। अब शादी जब तक नहीं हुई, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी लाइफ स्टेज में आप कितनी इज्जत एक्सपेक्ट कर सकते हो और कैसे आप बुनियाद बना सकते हो कि आपकी इज्जत हमेशा हो। तो सबसे पहले तो जो स्टेज आती है वो शादी से पहले की स्टेज आती है। तो वहां पर ना कोई सिग्नल आपको ऐसा मिल जाएगा कि आपको आपके ओपिनियन मैटर नहीं करते, आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। अब शादी से पहले ना एक ऐसी स्टेज होती है जो जनरली चार्मिंग स्टेज होती है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या दोनों हस्बैंड वाइफ, वुड बी हस्बैंड वाइफ अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपना बेस्ट बेस्ट दिखाते हैं। और अगर उनको लगे ना कुछ इश्यू भी है, मुझे कुछ कहना है इसको, तो वो जनरली चुपचाप रह लेते हैं कि यार शादी होने दो तब बात कर लेंगे। तो यहाँ पर बेस्ट दिखाया जाता है, बहुत ही कम आपको चांसेस या सिग्नल मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि जो जिस लड़के से आप शादी करने जा रहे हो वो बहुत अपनी मदर की सुनता है, बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट होता है अपने खुद के रिश्तेदारों का, तो वो चीजें आपको शादी से पहले अगर आप टाइम ले रहे हो 1 साल 2 साल का, तो उसमें आपको सिग्नल मिल जाएंगे कि ये इंसान आपके वर्ड्स को या आपके ओपिनियन को कितना मायने रखेगा, आपकी बातें कितने मायने रखेंगी शादी होने के बाद इसके लिए, और लोग इसकी जिंदगी में कितना ज्यादा हावी होंगे आप दोनों के रिश्तों के ऊपर भी। और अगर
जो शादी से पहले की स्टेज है, आपको लगता है कि कुछ भी गलत है, स्टार्ट टॉकिंग रिस्पेक्टफुली टू अदर पर्सन फ्रॉम देन एंड देयर। और अगर आपको भी लगता है कि एक एज ए मैन कि भाई ये जो लड़की है ये तो ये एक्सपेक्ट करती है, ये चीजें तो मैं पूरी लाइफ शायद अडेयर ना कर पाऊं, मैं इसकी ना सुन पाऊं, तो आप भी स्टार्ट और टॉक रिस्पेक्टफुली एंड ट्रांसपेरेंटली। क्योंकि रिश्ते में जाने के बाद से पहले है बेटर है कि चीजें आप क्लियर कर लो और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लो। इट्स नॉट फॉर 1-2 मंथ्स, इट्स नॉट ओनली फॉर नाच गाना डांस वांस और अच्छा सा लहंगा वहंगा, इट्स अबाउट द होल लाइफ। 30-40 साल की बात है और आपकी जिंदगी, आपके मतलब किसी भी इंसान की जिंदगी हिल जाती है एक रॉन्ग लाइफ पार्टनर के आने से। आप मतलब सारी स्टेजेस देख लोगे जो आज तक आपने नहीं देखी है, बैड हेल्थ की, डिप्रेशन की, रोने की, हर तरह की लाइफ स्टेज देख लोगे। अगर आपका लाइफ पार्टनर वो नहीं है जैसा आपको लगता है कि होना चाहिए, तो पहले तो हो गया शादी से पहले के स्टेज। ये शादी से पहले के स्टेज में ना बहुत मतलब कुछ कुछ सिग्नल मिल जाएंगे अगर थोड़ा टाइम आप लेते हो, उस इंसान से बात करते हो, उसको सुनते हो। और नहीं मिल रहे हैं तो भी कोशिश करो कि जिस इंसान से आप शादी करने वाले हो उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, उससे आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही नई शादी होती है तब बात कर लेते हैं। तो जो भी लाइफ पार्टनर उसको लगता है कि यार अब ये थोड़ा सा राइट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये चीजें अब तो पक्की हो गई है, चाहे लड़की है उसको भी लगता है, लड़के को भी लगता है भाई अब तो शादी हो गई है ना। पहले तो लगता था कि नहीं हो सकता है तोड़ भी दे, हो सकता है बैकआउट भी कर दे, हो सकता है पीछे भी हट जाए, फिर समाज क्या सोचेगा। तो हर इंसान अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है जब तक शादी ना हो जाए। जब दूसरी लाइफ स्टेज, जैसे ही आपकी शादी हो जाती है तो एक दूसरे पर आप अधिकार समझने लग जाते हो। तो यहाँ पर आती है एक स्टेज जहां पर आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट आपका जो लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके हस्बैंड आपकी वाइफ है, वो आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे क्लियर होंगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरा जो लाइफ पार्टनर होगा जो डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन दूसरा जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी थोड़ा सोचेगा कि शायद इस टाइम लगेगा, नया रिलेशन है, मैं बात करके देखती हूँ, मैं बात करके देखता हूँ, शायद ये अभी समझती नहीं है, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप थोड़ा सा चीजों को पॉलिश करने के मोड में होते हो। आपको लगता है कि भाई फ्यूचर के बारे में मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाए, तो आप काफी उम्मीदें लगा के रखते हो, चाहे आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट कर रहे हो। तो ये एक ऐसी लाइफ स्टेज होती है जहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है एंड ड्यू टू लाइक नई नई शादी आपको लगता है कि लोग समझ जाएंगे, टाइम लगेगा, आप काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की स्टेज में होते हो, वो भी हैप्पीली, मजबूरी में नहीं। आपको लगता है फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सब कुछ फ्यूचर पे छोड़ देते हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अब ये हो गई दूसरी लाइफ स्टेज। तो तीसरी जो लाइफ स्टेज होती है वो है बच्चे होने के बाद। ये एक ऐसी स्टेज होती है जो आउटबर्स्ट करती है। मतलब अगर आपने शादी के बाद से डिसरिस्पेक्ट को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो ये आप बात मान के चलो, लिख के चलो कि भाई जैसे ही बच्चे आ जाएंगे उसके बाद तो आपको डिसरिस्पेक्ट लेनी ही लेनी पड़ेगी, उसका कोई भी बैकआउट नहीं होगा। मतलब जब आपकी नई शादी होती है, मतलब शादी होती है, शादी होने से लेके जब तक बच्चे आते हैं, चाहे उसमें 5 साल है, 10 साल है, जो भी टाइम है, या 2 साल है, उसके बीच में अगर आपको लगता है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा जितना आपको लगता है मिलना चाहिए, द ओनली थिंग कि आप भी किसी को इज्जत करो और डिसरिस्पेक्ट ना करो। तो अगर आपको लगता है उस स्टेज में आप नहीं बोल पाए जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं, जैसे नई शादी होती है, तो आप मान के चलो बच्चे आने के बाद आपका बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर आप बच्चे आने के बाद सोच रहे हो नहीं मैं बोलूं, ऐसे कैसे हो गया अब मैं बोलूं, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि जो खराब से खराब कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लाइक रिलेशनशिप का टूट जाना, उस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए बेस्ट स्टेज होती है अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए, सबसे पहले तो जब शादी नहीं हुई है तो चीजों को ऑब्जर्व करो। उसके बाद जब शादी हो भी गई है, अगर बच्चे नहीं आए उससे पहले तक, तो चीजों को एनालाइज करो, क्या चल रहा है, मैं कितना टॉलरेट कर सकती हूँ, मैं कितना डिसरिस्पेक्ट ले सकता हूँ। और अगर नहीं ले सकते पूरी लाइफ के लिए, तो जो वो बीच का गैप है शादी के बाद का या शादी से पहले का, उसी के अंदर चीजें रिजॉल्व करो। मैं इतना टॉलरेट कर पाऊंगा, मैं इतना टॉलरेट कर पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। कोई भी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वी बोथ शुड टेक म्यूचुअली, हमें डिस्कस करना चाहिए। और अगर आपका लाइफ पार्टनर उस चीज पर अग्री नहीं करता, जैसे कि सपोज वो कोई
घर खरीद रहा है और आपको इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है, वो आप अपने पेरेंट्स से बात करके, अपने रिलेटिव से बात करके चीजें फाइनल कर देता है और उसके बाद आपको लगता है जैसे कि आप आउटसाइडर हो। तो वो चीजें बच्चे आने के बाद बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होने वाली हैं। अब बहुत ही कम, बहुत रेयर कोई इंसान होगा जो बच्चे आने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे आने से पहले वो इंसान आपको कंसिडर नहीं कर रहा है इंपॉर्टेंट डिसीजंस का पार्ट, तो बच्चे आने के बाद वो आपको और लाइटली लेगा ही लेगा, चाहे ये लड़का है चाहे लड़की है। अब बच्चे आने के बाद क्या होता है ना कि अगर आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो अपने बच्चों को लेकर, चाहे फादर है उसको लगता है यार मदर के बिना कैसे जिएंगे, तो हो सकता है आपके अंदर थोड़े चेंजेस आ जाए, आप थोड़ा सा वैल्यू करना शुरू कर दो अपने लाइफ पार्टनर को, जो भी आप डिसरिस्पेक्ट करते थे उसमें थोड़ा चेंज आ जाए। ये नेग्लिजिबल पार्ट है, मतलब बेसिकली ये जो है ना ये बहुत ही रेयरली हो सकता है कि 1-2% चांस है कि आप काफी सॉफ्ट हो जाओ। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल पर्सन हो, वो आपको पता होता है कि आप ज्यादा माइंड से सोचते हो या दिल को लगा के सोचते हो अपनी फैमिली को लेकर, तो आप जो डिसरिस्पेक्ट अपनी वाइफ को पहले देते थे, जहां इन्वॉल्व नहीं करते थे, पूछते नहीं थे, वो चीजें आप या तो बढ़ाओगे या उसी लेवल पर रखोगे। अब क्या होता है ना, बच्चे आने के बाद चीजें पता होती है एक दूसरे की कि भाई ये इंसान इतना सहन कर सकता है, या इतना बोलेगी नहीं बोलेगी, या मैं इसको और ज्यादा भी बोलूंगा तो ये नहीं जाएगी कहीं भी। ठीक है, और बच्चे आने के बाद कंफर्म हो जाता है कि भाई अब तो बच्चे आ गए। जनरली सोसाइटी भी यही कंसिडर करती है। ये प्रेशर क्यों बनाया जाता है, भाई बच्चे कर लो बच्चे कर लो, इसलिए बनाया जाता है एक स्टैंप लग जाए, और जो लड़की भी है अगर उसको कुछ ना भी समझ में आए रिश्ते में तो मजबूरी में रहती रहे, और जो लड़का भी है वो भी अपना मजबूर होकर इनकी शादी जैसे तैसे चलती रहे। और या फिर ये होता है कि लड़की जो है वो थोड़ा दबाव महसूस करे, अगर उसको चीजें समझ में ना भी आ रही हो तो वो इमोशनल फ्रंट पे थोड़ी सी झुक जाए, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं अब। तो ऑब्वियसली शादी ब्रेक होने के ना के बराबर चांस हो जाते हैं। अब और जो फैक्टर्स है ना उनके लिए मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगी, ये सही में ऐसा होता है। सारी चीजें मतलब आपको पता चलेंगे धीरे धीरे, और जो भी इंसान शादी में कहीं भी किसी भी डिलेमा में है, बच्चे नहीं आए हैं, हो गए हैं, सारी चीजें वो आपको ये सारी वीडियोस देखकर क्लियर हो जाएगी। विचार प्लेलिस्ट है, उसमें शादी से जुड़ी हुई सारे एक्सपीरियंसेस, मैंने जो आसपास की लाइफ है, लोगों के एक्सपीरियंसेस है, वो सब शेयर किए हैं। अब जनरली माना जाता है कि डिसरिस्पेक्ट उनकी होती है जो वेल एजुकेटेड नहीं होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, या डिसरिस्पेक्ट उनकी होती है, मतलब उनकी इज्जत नहीं होती जो पैसा नहीं कमा रही। क्या ये सच है? बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने वेल एजुकेटेड एंड वेरी गुड प्रोफेशनल्स को भी मारपीट खाते हुए देखा है, सुनते हुए देखा है। मैंने लोगों को मारपीट हस्बैंड से इतना सहन करके भी एक शादी को रो रो के निभाते हुए देखा है। मैंने हस्बैंड्स को भी इतनी सारी गालियां खा खा कर इतनी मेहनत करने के बाद करते हैं, उसके बाद भी शादी को धक्के देते हुए निभाते हुए देखा है। तो आपकी इज्जत का फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फैक्टर्स मायने रख सकते हैं। किसी इंसान को समझ में आए ये बहुत इमोशनल है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये तो शादी तोड़ेगा ही नहीं, इसको समाज का बहुत डर है, ये अगर फैक्टर्स है अपने लाइफ, आपके लाइफ पार्टनर को समझ में आ चुके हैं, तो अगर वो आपको इतनी सी डिसरिस्पेक्ट देता है, इतनी सी आपकी बेइज्जती करता है या आपको दबाता है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा सकता है जब उसको समझ में आ जाए। क्योंकि जो दो लोग हैं ना वो एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे के बारे में इन एंड आउट सारी चीजें समझ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 5-6 साल, 7-8 साल। तो लाइफ स्टेज जैसे ही बच्चे आ गए उसके बाद जितना आप टॉलरेट कर रहे थे वो चीजें या तो बढ़ सकती हैं या उतनी ही रहेंगी, और बहुत ही रेयर, मतलब 1% तक चांस है, 1-2% चांस है कि वो इंसान आपको लेकर थोड़ा भावुक हो जाए क्योंकि अब बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं। वो बहुत रेयर चांस होता है। डोंट फील कि आपका रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, बच्चे आने से पहले वो सुधर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत रेयर चांस होते हैं। तो आपकी अगर पहले से इंसल्ट हो रही है किसी रिलेशनशिप के अंदर या आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, तो आप सोचो बच्चे आने के बाद तो वो चीजें या तो बढ़ेंगी या उतनी ही रहेंगी जितनी पहले थी, और 1 या 2% चांस होगा कि कोई आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू करना स्टार्ट कर देगा। और यही रीजन है ज्यादातर रिलेशनशिप में जो बच्चे आने के बाद रिश्ते ज्यादा टूटते हैं, उसका रीजन ये है कि लोगों की उम्मीद होती है कि यार अब तो बच्चे आ गए हैं, अब तो रिश्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो सब सुधर जाएगा, इसलिए मैं बच्चे लेकर आई हूँ इस रिलेशनशिप में, और चीजें बिगड़ जाती है। क्योंकि एक इंसान जो आपके साथ पहले से रह रहा था ना उसकी टेंडेंसी बन जाती है ये समझने की कि नहीं यार ये इंसान इतना तो सहन कर लेगा, तो मैं इतना बोलूंगा तो ये कुछ कहीं नहीं जाएगी, अगर मैंने एक थप्पड़ मार दिया आज तो कुछ नहीं बोली, 2 भी मार दूंगा तो चलेगा। तो ये जो चीजें है ना ये अधिकार तो आप ही देते हो अगले इंसान को। अब इसमें कोई हम ब्लेम नहीं कर सकते कौन किसको कितना अधिकार देता है। आप जब हम सब जब शादी करते हैं ना, ये देखो बार बार तो लोग
बार बार तो शादी नहीं करते। पहली शादी तो पहला ही एक्सपीरियंस होता है आपकी जिंदगी का, आपको कुछ भी नहीं पता, आप एक कोरी स्लेट की तरह होते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते जाते हो वो सीखते जाते हो, करते करते आपकी जिंदगी निकल जाती है। या फिर आपके जो मदर है वो आपको गाइड करे, भाई देखो शादी ऐसे होती है, ऐसे रहना, वो अलग बात है। और इसी वजह से जनरली लोग बोलते हैं लड़की की माँ बहुत इन्वॉल्वमेंट करती है, ये करती है, बट इट इज अ ब्लेसिंग यार कि उनकी मदर है उसको हैंड होल्ड करने के लिए, उसको सिखाने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिसरिस्पेक्ट कितनी लेनी चाहिए। देखो इसका कोई पैरामीटर नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार ऐसी लाइफ स्टेज भी देखी है, तो मुझे लगा कि अगर रिश्ता टूट भी रहा है देन लेट इट गो। तो ऐसी भी लाइफ स्टेज आ जाती है जब, अब ये ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सहन कर पाई उस डिसरिस्पेक्ट को, तो कोई भी नहीं सहन कर पाएगा। जैसे मैंने कहा, घर घर की बात है, किसी घर में बहुत मारपीट सहन करके भी लड़कियां उसी घर में रह लेती हैं, दूसरों को हैप्पी फेस दिखाती हैं। कि पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छा कमाने वाली लड़कियां, मैं उनकी बात कह रही हूँ, किसी घर में 40 साल, 50 साल, 60 साल तक भी मारपीट सहन कर लेती हैं। किसी घर में जो मेन है वो 50, 60, 70 साल में भी गालियां सुन लेते हैं। तो हर घर की अपनी अलग कहानी है। ये सिर्फ आपकी जो अंतरात्मा होती है ना, वो डिसाइड करेगी आप कितना डिसरिस्पेक्ट ले सकते हो, आपको समाज का डर है या कितना। क्योंकि अपनी इज्जत कराने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में ना बहुत हिम्मत चाहिए। और शादी एक ऐसी चीज है जहां पर हिम्मत लोगों की टूट जाती है, स्पेशली जब बच्चे इन्वॉल्व हो। तो अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट हमेशा करा कर रखनी आप चाहते हो, तो पहली बात तो हमारा भी ये मतलब जो म्यूचुअल होना चाहिए। पहले तो आप ये ऑब्जर्व करो, आप तो नहीं किसी और को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो आप अगर किसी को रिस्पेक्टफुली बात करते हो, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो, अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन में उस इंसान का भी ओपिनियन लेते हो, उसको भी शामिल करके चलते हो अपने प्लान्स में, तो आपका हक बनता है आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए आवाज उठाओ। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर ने आज आपकी इंसल्ट की है या रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है, हो सकता है कभी कभी रेयर ऐसा हो गया, तो ओपनली उस इंसान से बात करो। कई बार चीजें हो जाती है, उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या किया है। अगर जहां तक हाथ उठने की बात है कि किसी ने आप पर हाथ उठाया है, तो वो आपका फर्स्ट इंसान पर ही रुक जाना चाहिए। जब नई शादी हुई, आपको लगता है भाई अभी तो बच्चे नहीं है, तो ही रोक देना चाहिए। और बच्चे अगर आ भी गए हैं, तो भी आपको ये बोल्ड स्टेप अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज शादी को तोड़ना इज नॉट अ जोक, कि बहुत आसान नहीं होती है लाइफ। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि शादी के अंदर रहकर भी हेल हो चुकी है लाइफ, देन यू डिसाइड कि कौन कहाँ पर जाकर आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल चॉइस, कि आप कितनी हिम्मत दिखा सकते हो और आपकी जो अंतरात्मा है वो कितनी डिसरिस्पेक्ट को सहन कर सकती है। जैसे कि मेरी आज की डेट में ऐसी लाइफ स्टेज चल रही है पिछले कुछ टाइम से, कि अगर कुछ चीजें ज्यादा होती है तो भाई इतना तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, इतना है, चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर इतना चीजें होती हैं तो नो नो नो। सो इट इज ऑल अबाउट यू एज अ पर्सन, कि आप कितनी डिसरिस्पेक्ट ले पाते हो। अब एक बात का ध्यान रखो, शादी नहीं हुई है उसके बाद भी आप नहीं बोल पा रहे हो, शादी के बाद बच्चे आ गए फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हो, डिसरिस्पेक्ट लेते जा रहे हो। अब बच्चे 2-3 साल 4 साल के हैं, फिर आपको लगता है आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली, अब तो मुझे कोई रिस्पेक्ट करे। चीजों की आदत हो जाती है, वो चीजें ऐसे ही फ्रीज हो जाती है। और फिर जब आप 50 के भी होंगे तो भी आप डिसरिस्पेक्ट को सहन करते ही जाओगे, जब तक कि आपके बच्चे बहुत बड़े होकर आपकी स्ट्रेंथ ना बन जाए। तो जब आप नई नई शादी करते हो, तब से लेकर जब तक आप उस शादी में रहते हो, हमेशा हो तो पहले दिन से चीजों को थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बोलना, कन्वे करना शुरू करो। ये बहुत ही जरूरी है। एक अपना इम्प्रेशन ऐसा बनाओ कि भाई मैं इतनी चीजें सहन कर सकता हूँ, इतनी चीजें सहन नहीं कर सकती हूँ, ये चीजें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना हो, इसका मतलब ये है कि आप हर जगह से कोऑपरेटिव हो, सपोर्टिव हो, नेक्स्ट पर्सन को रिस्पेक्ट करो, नेक्स्ट पर्सन को इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में, हर चीजें शेयर करो, एक दूसरे की केयर करो, सब कुछ हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा है, इट वॉज नॉट जस्ट आर्ग्यूमेंट, इट वॉज समथिंग एल्स, देन टॉक टू योर लाइफ पार्टनर। और 1 2 3 बार बात करते हो, उसके एक्शन से पता चल जाएगा कि उस इंसान ने आपको कितना सीरियसली लिया है। नहीं लिया है तो भैया, अगर बच्चे आने से पहले नहीं लिया है तो आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेगा। इस बात को आप याद रखो कि ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा शादी से जुड़े हुए कोई भी आपकी माइंड में कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।